जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए मैं आज आपका एनसीईआरटी का आपका यानी क्लास 9th के साइंस का आपका चैप्टर नंबर 8 बनाने जा रहे हैं। ये आपका साइंस का चैप्टर नंबर आपका 8 है। यानी इससे पहले आपको हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक का सभी का वीडियो करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए, आपका अध्याय नंबर 8 से आपका यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन है। इन आपका अध्याय नंबर आपका 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी चैप्टर का फिजिक्स से संबंधित है। तो सभी चैप्टर को आपको हम एक ही वीडियो में करवा देंगे। आपका 9th का पूरा यानी फिजिक्स का क्वेश्चन एक वीडियो में आपको कवर करवा देंगे। आप देखिए, इसमें जो साइंस का क्वेश्चन आपका होगा, इसमें आपका फिजिक्स का बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, तो सभी को हम सोल्व करवाएंगे, आपका पूरे बेसिक से बताएंगे। यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ये पक्का है कि आपका इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पूरे बेसिक से बताएंगे कि आखिर त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, तो सभी को हम समझाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो का पूरे लास्ट तक देखिएगा, आपको फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो क्लास 9th का आप आराम से बना सकते हैं, आपको पूरे बेसिक से समझाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन और फर्स्ट है, ये आपका चैप्टर का नाम है गति यानी मोशन। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि गति की एसआई इकाई है, यानी गति का आपका यूनिट एसआई यूनिट क्या होते हैं। देखिए, आपका गति यानी वेलोसिटी, ये क्या था आपका, तो ये है आपका ds/dt यानी स्मॉल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, यानी ds/dt। यह क्लास आप 11th में पढ़े होंगे, ठीक, और आपका क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। तो ये होता है आपका क्या, यानी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। इतना समझिए सिंपल कि डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। देखिए आपका यानी इसका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, तो होता है मीटर, और आपका समय क्या होता है, सेकेंड होते हैं। यानी आपका वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि किसी वस्तु एक रेखा में चलना किस गति का उदाहरण है। अब देखिए, एक लाइन में चल रही, एक रेखा लाइन में चल रही, यानी एक रेखा में चलते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो हम क्या कहेंगे, उसको स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, एक रेखीय गति, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आपका है कि दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी कहलाती है। अब देखिए, मान लीजिए आप यहाँ से क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, ऐसे घूमकर बहुत घूम गए, फिर आप लास्ट में कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ये आपका बी है। ये जो जिस रास्ते से हम गए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, यानी दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और ये दोनों पॉइंट के बीच का जो आपका मिनिमम दूरी है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विस्थापन कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि गति परिवर्तन के दर क्या कहलाते हैं। अभी आपको हम बताए थे, देखिए गति परिवर्तन कर रहा है ना, तो ए बराबर होता है आपका dv/dt। क्या होता है आपका, dv/dt। ये क्या आपका स्मॉल चेंज ऑफ क्या है, वेलोसिटी है, यानी स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी त्वरण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 हो जाएंगे। यानी आप क्लास 9th की तरह समझना चाहते हैं तो आप पढ़े होंगे ए बराबर v2 - v1 बटे t2 - t1, ये तो आप पढ़े होंगे। तो यानी इसको कहा जाए तो ए बराबर आप कह सकते हैं डेल्टा v बटे डेल्टा t, यह भी कह सकते हैं आप क्लास 9th के अकॉर्डिंग। तो इसे क्या कहते हैं, तो गति में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि त्वरण की इकाई है। देखिए त्वरण यानी अभी हम पढ़े कि त्वरण किसके, ए बराबर dv/dt, यानी dv/dt, इसका भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होते हैं, और समय का सेकेंड होते हैं। आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन आपका है कि विस्थापन एवं समय के बीच ग्राफ का ढाल देता है। देखिए ये आपका क्या है, ध्यान दीजिए, ये आपका विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका समय है, ये ग्राफ है, एक इसका ढाल यानी स्लोप, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए आप
कि आपका इसका स्लोप क्या देगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप आपका क्या देता है, तो आपका यानी वेग देते हैं। क्या देते हैं आपका वेग, क्योंकि v बराबर होता है आपका ds/dt, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वेग। क्या होगा, क्या देगा आपका ढाल, वेग देंगे। यानी याद रखिए, यानी विस्थापन और समय के ग्राफ क्या देगा आपको, विस्थापन और समय ग्राफ के ढाल यानी स्लोप क्या बताएंगे आपको, तो वेग बताएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर का है कि वेग और समय के बीच का ग्राफ क्या देंगे। देखिए क्या कह रहा है, वेग। अब देखिए ये आपका क्या वेग है यानी वेलोसिटी है। एक सेकेंड, ये आपका क्या, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है। अब इसका ग्राफ क्या देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ए बराबर क्या होता है आपका dv/dt होते हैं। यही आपका क्या है, स्लोप है, ठीक। यानी आपका याद रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप यानी ढाल क्या बताएंगे, तो आपको एक्सेलरेशन बताएंगे यानी त्वरण बताएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है। देखिए एक वृत्तीय पथ का रहा है। आप देखिए ये वृत्तीय पथ है, एक चक्कर आप मारिएगा तो वहीं पहुंचिएगा, फिर दूसरा चक्कर मारिएगा वहीं पहुंचिएगा। यानी आपका फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। यानी जहां से चलते हैं वहीं आपका पहुंच जाते हैं, कैसे भी वहीं पहुंचिए। यानी आपका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया आपका विस्थापन, क्या हो गया 0 हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 0 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 9। अब देखिए क्वेश्चन 9 में क्या है, कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर है, उसका कह रहा है मीटर पर सेकंड बदलने के लिए। याद रखिए आप कि आपका है किलोमीटर पर आवर में है, उसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 से गुना कीजिए, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। क्या आएगा, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, एक चीज़ ध्यान दिया है, क्या है आपका 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए आपको 72 क्या अधिक लग रहा है क्योंकि आपका किलोमीटर में है, तो ध्यान रखिए किलोमीटर से जब मीटर में बदलेंगे तो आपको कम आएगा। देखिए ना, तो क्या करेंगे हम 18 यानी नीचे लेंगे, यानी ज़्यादा है तो नीचे में ज़्यादा वाले से भाग देंगे, 5/18 से भाग देंगे। 18 चौक 72, 5 चौक 20 आया था। देखिए कम आया है, यह होगा मीटर पर सेकंड में। अब मान लीजिए हमको मीटर पर सेकंड में दिया है और किलोमीटर पर आवर में बदलना है, क्या करेंगे। अब देखिए मान लीजिए यही आपका 20 किलोमीटर, इसको क्या लेते हैं, मीटर पर सेकंड में लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए ये मीटर पर सेकंड में ये 20 भी आपका क्या है, कम है। तो कम है तो हम क्या करेंगे, इसमें आप ज़्यादा वाला ऊपर लीजिए, तो 18 आप ऊपर लीजिए और नीचे हम क्या लीजिए, 5 लीजिए। तो 5 चौक 20, देखिए 18 चौक 72 आ गया किलोमीटर पर आवर। तो आप किसी से बदल सकते हैं। यदि आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलते हैं तो उसका भी तरीका है, क्या करेंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे। और ट्रिक भी बता देंगे, कैसे भूलेंगे नहीं। तो देखिए अधिक रहेगा तो आपको नीचे में, आप देखिए 72 अधिक है या किलोमीटर पर में है, किलोमीटर पर आवर में अधिक है, तो नीचे में क्या क्या अधिक वाला लेंगे, 5/18, 18 आपका नीचे आएगा। ऐसे याद रखिए, तब आपको याद रहेंगे। हम तो ऐसे ही याद रखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी गति का इकाई नहीं हो सकती है। देखिए तो गति क्या होता है आपका, यानी मीटर पर सेकेंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है, फीट पर सेकेंड हो सकते हैं, लेकिन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका ये त्वरण का क्या है, तो ये यूनिट किसका है, तो त्वरण का है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका गति का कैसे होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये क्वेश्चन 11 क्या आपका क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन क्या है, तो आपका विस्थापन जो है, यानी हम इसको s लेकर चलते हैं, यानी s जो आपका समय के क्या है, यानी समय के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली बदल रहा है। तो आपको कह रहा है कि उसका त्वरण क्या होंगे। अब देखिए अब तो क्लास 11th का यूज करना ही पड़ेगा। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है, तो s यानी इसको मानते हैं, यहाँ d लिखा हुआ हम s मानते हैं, तो s है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। पहले हम क्या करेंगे, v निकालेंगे। आपको पता ही हो क्या होता है आपका ds/dt होते हैं। यहाँ से आप कीजिएगा, इसका क्या डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो क्या आएगा आपका 2t आएगा। यानी आपका वेलोसिटी जो है वो आपका टाइम का क्या है, प्रोपोर्शनली बदल रहा है। तो हमको चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका dv/dt होंगे। तो आपका t को t के रूप में क्या कीजिएगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट की जगह क्या आएगा, 1 आएंगे। यानी आपका एक्सेलरेशन क्या है, तो आपका कांस्टेंट है। क्या है आपका एक्सेलरेशन, यहाँ क्या है कांस्टेंट, यानी एक समान है। एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, एक समान होंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसमें देखिए सेम क्वेश्चन था,
था ना, आपका क्या करा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो समय के क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनली बदल रहा है। अभी भी निकालेंगे, तो क्या होगा, 2t आएगा, यानी आपका भी जो होगा वो क्या होगा, यानी समय के प्रोपोर्शनली है, यानी उसके समानुपाती बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएंगे, समय के साथ समानुपाती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने पर उसका त्वरण क्या होगा। जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तो इसका स्पीड क्या होगा, यानी पहले अधिक होगा, बाद में क्या होगा, कम हो जाएंगे, यानी आपका क्या होगा, तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए इसमें क्या है, कह रहा दिए गए वेग समय ग्राफ से त्वरण का मान होगा। देखिए अभी आपको बताए थे कि त्वरण आपका वेग समय ग्राफ का क्या देते हैं, तो त्वरण निकालना हो तो वेग समय ग्राफ का क्या निकालिए, स्लोप निकालिए, यानी ढाल निकालिए। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे स्लोप क्या होता है, तो टेन थीटा का वैल्यू होता है, ग्राफ में आपका टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, स्लोप होते हैं। अब देखिए इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप यानी एंगल कितना बना रहा है आपका एक्स एक्सिस से, तो अब 0 बना रहा है, यानी आपका यहाँ पर स्लोप देखा जाए तो आपका 10 0 डिग्री होंगे, और 10 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। इतना जान लीजिए आपका कि यहाँ पर का ढाल यानी स्लोप क्या है, 0 है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या कर रहा था, त्वरण क्या होगा, त्वरण आपका 0 होंगे, क्योंकि त्वरण क्या होता है, ये आपका वेग और समय ग्राफ का ढाल होते हैं, यानी स्लोप होते हैं, और स्लोप आपका यहाँ पर क्या है, 0 है, इसलिए आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी क्या होगा, तो आपका 0 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है एक रेखीय और एक ही दिशा में चल रहे वस्तु के लिए दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। देखिए अब मान लीजिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कोई वस्तु, ठीक, अब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इस समय आपका यानी दूरी और विस्थापन दोनों आपका सेम होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में है, सीधे तो है, यानी कुछ भी किया जाए आपका तो मिनिमम दूरी यही होगा और मैक्सिमम आपका यही हो सकता है, यानी आपका दूरी और विस्थापन उस समय आपका सेम होंगे और दोनों का अनुपात करेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। स्थान परिवर्तन मतलब विस्थापन परिवर्तन, यानी विस्थापन चेंज हो जाएगा, स्थान परिवर्तन होगा यानी इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे, यानी विस्थापन के दर को क्या कहते हैं, तो हम विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो विस्थापन की दर को हम गति कहते हैं, यानी वेग कहते हैं। v बराबर क्या होता है आपका ds/dt होते हैं, ठीक है, v बराबर ds/dt होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन आपका है ऑडियोमीटर का उपयोग किस में करते हैं, तो दूरी मापने में करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 है कि समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या होंगे। देखिए आपका जो वृत्तीय गति होते हैं, सर्कुलर मोशन होते हैं, आपको पता होगा कि इसमें आपका 2 एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है आपका टेंजेंशियल और एक होता है आपका नॉर्मल, ठीक। अब देखिए जब आपका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, जब आपका स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब आपका ये जो 80 होगा ये आपका क्या 0 है, ठीक है। इतना जान लीजिए आपका कि इधर का एक्सेलरेशन आपका 0 है, यानी तुरंत 0 है, जो आपको बचेगा वो नॉर्मल की तरफ बचेगा। इसका वैल्यू क्या होता है, याद रखिएगा an बराबर होता है आपका v²/r, v²/r, r क्या है, इसका आपका रेडियस है। तो यानी एक चीज़ ध्यान रखिए आपका, जब आपका यानी सर्कुलर मोशन में स्पीड आपको क्या हो, सेम हो, यानी वेलोसिटी आपका क्या हो, सेम हो, सॉरी स्पीड आपका सेम हो, तो उस समय आपका इसका त्वरण की दिशा किधर होता है, तो केंद्र के दिशा में होते हैं, यानी केंद्र की ओर होते हैं, यानी अंदर की ओर होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 हो जाएंगे, केंद्र की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका है विस्थापन समय ग्राफ में हमें क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए आपका कह रहा है विस्थापन, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। आपका इस ग्राफ से हम क्या पता कर सकते हैं, तो इस हम एक ही चीज़ पता कर सकते हैं, क्या, तो इसका स्लोप निकालेंगे या ढाल निकालेंगे। तो अब इसका ढाल जो निकालिएगा तो क्या आएगा, आपका वेग आएंगे, यानी ds/dt, ये क्या होता है आपका वेग होते हैं, यानी वेग यानी चाल होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। तो विस्थापन और समय ग्राफ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, चाल प्राप्त कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार यदि आप समझ जाते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, कह रहा है वेग समय ग्राफ, क्या कह रहा है, वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी समय ग्राफ, ठीक है। ये आपका वेग है, ये आपका समय है। अब कह रहा है इस समय ग्राफ का से हमें क्या प्राप्त हो सकते हैं। देखिए इसका जब हम ढाल निकालेंगे, ध्यान दीजिए, इसका ढाल निकालेंगे यानी स्लोप निकालेंगे, तो dv/dt
यानी क्या करेंगे, ये क्या स्लोप है, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, त्वरण आएगा। क्या आएगा आपका, त्वरण आएगा। लेकिन इससे हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, इसका जब आप एरिया निकालिएगा ना, इसका क्षेत्रफल, इसका जब एरिया निकालिएगा तो आपको आएगा क्या, तो आपको विस्थापन पता हो जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए आप, एक चीज़ ध्यान रखिए आपका कि वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी समय ग्राफ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। क्या, पहला त्वरण, त्वरण कैसे निकलेगा, तो उसका हम ढाल निकालेंगे तो आपको त्वरण आ जाएगा, ठीक। और इसका जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे इस एरिया का, तब हमें क्या मिलेगा, विस्थापन भी पता चल जाएंगे। यानी आप इससे हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेंगे 1 और 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में आपका है गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान कितना होगा। देखिए इसे आप याद रखिए, आपका एग्जाम में सीधे वैल्यू पूछ दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे 6.67 गुने 10⁻11। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2 हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 22 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है। देखिए दाब, प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, दाब बराबर होते हैं फोर्स बटे एरिया। क्या होता है, फोर्स बटे एरिया होते हैं, यानी P बराबर F बटे A होते हैं। इसे आप याद रखिए, दाब बराबर फोर्स बटे एरिया होते हैं। फोर्स बटे एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल होते हैं। तो आपका देखिए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है आपका, और क्षेत्रफल का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होते हैं। यानी आपका दाब का क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। यानी हम कह सकते हैं इसका ऐसे यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर के पावर -2 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब सही से देखा जाए तो आपका किसी ऑप्शन में आपका नहीं है। सही से देखिए ना आप, यहाँ क्या है, यहाँ पर मीटर लिख दिया था, फिर माइनस है, ऐसे नहीं हो सकता है। यदि आप ऐसे लिखिएगा तो ऐसे लिखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं, चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब सही से देखा जाए तो आपका इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि आपका होगा क्या, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हम ऐसे लिख सकते हैं, या आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखिए, ठीक है। अब देख लीजिए ऐसा कहीं भी आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हम ऑप्शन 4 लेकर चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन आपका है कि कागज़ की एक शीट और एक पत्थर को एक समान ऊंचाई से छोड़ने पर निम्नलिखित से क्या होगा। आपको पता ही होगा, एक कागज़ को गिराएंगे ऊपर से और एक पत्थर को हम गिराएंगे ऊपर से, ठीक। देखिए कागज़ पर क्या होगा कि आपका इधर से एयर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। जब इधर से आपका एयर फोर्स लगाएंगे तो वह थोड़ा धीरे से गिरेंगे, और जबकि आपका इस पे आपका जो इधर से फोर्स होगा वो कम काम करेंगे। इस पर भी लगता है लेकिन कम काम करता है, यानी आपका ये जल्दी गिरेगा, ये आपका बाद में गिरेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, कागज़ पर लगने वाले अधिक घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद ज़मीन पर पहुंचेगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। यदि यहीं पर आपका क्वेश्चन रहता कि एक आपका 5 kg का कोई वस्तु है, पत्थर है, और कोई आपका 50 kg का वस्तु है यानी पत्थर है, ठीक है, दोनों को हम गिराते हैं समान ऊंचाई से, कौन पहले गिरेगा, दोनों आपका एक ही समय गिरेंगे, एक ही साथ गिरेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 24 है। 24 आपका है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार की तुलना में कितना होगा। याद रखिएगा, आपका पृथ्वी पर यदि आपका भार mg है तो आपका चंद्रमा पर इसका भार हो जाएगा mg/6 हो जाएंगे। क्या होता है, तो 1/6 गुना हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। क्या होता है, 1/6 भाग होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका है कि रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर में रेत धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है। क्वेश्चन ये है कि आप रेत में जब खड़ा होते हैं तो आपका पैर अधिक धंस जाता है, लेकिन आप जब सो जाइए तो आपका ये कम धंसता है। ऐसे क्यों होता है, ये आपका फोर्स के कारण होते हैं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 26 है। क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन आपका है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालते हैं। ये मान लीजिए आपका मास m1 है, ये आपका मास m2 है, और बीच का दूरी r है। इसके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसका वैल्यू होता है आपका Gm1 × m2/r²। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्या होता है Gm1 × m2/r²। अब देखिए किस पर निर्भर किया,
ये आपका यानी दोनों मास पर तो निर्भर करेगा, यानी मास के गुणनफल पर निर्भर करता है और इसके बीच के दूरी पर निर्भर करता है और आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर करता है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है कि इनके बीच की दूरी पर बिल्कुल निर्भर करता है, करे निर्भर नहीं करता है, ये तो करता है इस पर। सेकेंड है उसका द्रव्यमानों के गुणनफल पर, इस पर तो करता ही है। थर्ड है गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, इस पर भी करता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है। देखिए याद रखिएगा आपका जी का मान होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है GME/RE², यानी RE मतलब अर्थ का रेडियस होना चाहिए, अर्थ का मास होना चाहिए, पृथ्वी का मास और पृथ्वी का रेडियस। तो अब देख सकते हैं किस पर निर्भर करता है, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान पर वो निर्भर करता है। अब देखिए जो ऑप्शन दिया है वो सही से नहीं दिया है। ये जो द्रव्यमान लिखा है किसका द्रव्यमान है ये क्लियर नहीं किया है। यदि वो पृथ्वी का द्रव्यमान है तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर वो निर्भर करता है, तब आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नहीं यदि आपका कोई वस्तु का रहा है, यदि कोई भी वस्तु आपका इस पर कर रहा है कि इस गुरुत्वीय त्वरण, इसका गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करेगा, तब इस मास पर यह निर्भर नहीं करता है। अब डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसे दिया है। ऑप्शन सीधे लिखा है द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है, तो हम मान के चलते हैं ये द्रव्यमान किसके बारे में बात कहा जा रहा है, तो आपका पृथ्वी के मास के बारे में बात कही जा रहे हैं, तो पृथ्वी के मास पर निर्भर करेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन आपका है कि मुक्त रूप से गिरी हुई किसी वस्तु की गति उदाहरण है। अब देखिए कोई भी वस्तु क्या कीजिए ऊपर से ड्रॉप कर दीजिए, कुछ हाइट से आप नीचे उसको गिरा दीजिए। ठीक, नीचे गिराएंगे इसको सीधे नीचे गिरेंगे। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या है कि आपका हो जाएगा समान त्वरित गति, क्योंकि आपका जब किसी वस्तु को हम गिराते हैं तो इसका एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी एक्सेलरेशन से वो नीचे गिरते हैं, इसका त्वरण क्या होता है तो आपका जी होते हैं, यानी समान त्वरण, यानी सभी जगह त्वरण समान होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएंगे समान त्वरित गति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बिना परिवर्तित हुए उसका व्यास आधा हो जाए तो पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना होगा। अब देखिए जी का मान निकालिए, क्या होगा GM, मास तो चेंज नहीं हो रहा, बट्टे R जो आपका कर रहा है, यानी व्यास आधा होगा तो रेडियस भी आधा होगा, तो R/2 हो जाएंगे। इसका स्क्वायर कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा GME/R², ये 4 आपका ऊपर चल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यानी ये होता है आपका किसका वैल्यू होता है, तो ये आपका G के वैल्यू होते हैं, यानी G × 4, यानी आपका 4 गुना इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो 4 गुना हो गया, यानी 4G हो गया। तो यदि 4 गुना हुआ तो उसका भार भी आपका 4 गुना ही हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन आपका है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंड स्वतंत्र पूर्वक समान ऊंचाई से छोड़े जाते हैं तो इन पिंडों को क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसको समझिए। देखिए कह रहा है 2 पिंड लेकिन द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो। मान लेते हैं आपका कि एक का आपका 10 kg का है, ठीक, और दूसरा आपका क्या है तो 100 kg का कोई वस्तु है। ठीक, अब सेम हाइट से हम दोनों क्या करते हैं, गिराते हैं। अब देखिएगा आपको सेम समय में दोनों पहुँचेंगे, ये द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका देखिए ये h हाइट है तो इसका नीचे पहुंचने का समय होता है आपका क्या, इसका फॉर्मूला होता है 2h/g, क्या होते हैं 2h/g। अब बताइए नीचे पहुंचने में समय कितना लगा, तो 2h/g लगा, यानी जो समय होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो मात्र वो हाइट पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस चीज़ जान लीजिए आप, यानी अलग अलग भी वेट रहेगा, आप सेम हाइट से गिराएंगे तो आपका सेम ही समय पर वो पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, सेम समय पर पहुंचेंगे। चलिए अब देखते हैं। ऑप्शन 1 है कि भूमि पर पहुंचते समय भिन्न भिन्न होंगे, ये तो आपका गलत है, समय आपका अलग अलग नहीं होगा। सेकेंड है कि त्वरण भिन्न भिन्न होंगे, भाई त्वरण आपका क्या होगा, जी होगा, दोनों केस में आपका क्या यानी जी ही होगा त्वरण, तो आपका ये भी गलत है। थर्ड है कि भूमि पर पहुंचते समय वेग भिन्न भिन्न होंगे, ये भी आपका गलत है, वेग भी आपका सेम होगा। ठीक है, फोर्थ है कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल भिन्न भिन्न होंगे, ये आपका सही है। अब बताइए कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे अलग होगा, तो भाई साहब आपको पता होगा कि किसी भी वस्तु आपका द्रव्यमान आपका m है तो इस पर एक फोर्स लगते हैं आपका mg, इसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, यानी भार कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो भी बोलिए। तो mg हुआ। अब मान लीजिए इसका देखिए, इसका क्या था 10 kg है, इसका क्या होगा 10 × g होगा, इसका 100 था, इसका क्या होगा आपका, इसका 100 × g होगा, क्या अलग नहीं हो गया,
तो अलग हुआ, यानी इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो अलग अलग होंगे। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आप दे दीजिए ना, बहुत सारे स्टूडेंट दे दीजिए, आपको ऐसे इस क्वेश्चन फंस जाएंगे, इस क्वेश्चन वो फंस जाएंगे कि भाई वो कहेगा नहीं अलग अलग समय में गिरेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको घुमा देंगे। क्वेश्चन देखिएगा तो आपको दिमाग ही घूम जाएगा, इसमें हम क्या कहेंगे। तो थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। 31 देखिए क्या है, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है। अब देखिए हम क्या करेंगे, F बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है तो Gm1 इंटू m2/r²। इसे आप भी याद कर लीजिए, इसे आप याद कर लीजिए। F बराबर Gm1 इंटू m2/r²। क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे साइंस यदि रखे होंगे तो, ठीक है। अब देखिए यानी इस जी का कह रहा है हमको यूनिट क्या होगा, क्या करेंगे अब आर को इधर लाइए और मास को भी इधर ले गए। तो आपका यहाँ से देखिए तो आपका जी क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा यानी F इंटू r² बटे आपका आ जाएगा m1 इंटू m2 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपको पता ही होगा फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। तो फोर्स का न्यूटन होता है, आर का यानी मीटर आता है, मीटर स्क्वायर लंबा है। तो अब देखिए केजी गुने केजी है तो केजी स्क्वायर हो जाएंगे, यानी ये यूनिट आ गया किसका, तो ये यूनिट आपका जी का, ठीक है। ये आपका जी का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी का -2 कर देंगे, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे, ठीक है। हम आपको नहीं कहते रटो, ठीक है, लेकिन यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप किसी का यूनिट निकाल सकते हैं, किसी का यूनिट निकाल सकते हैं। हमको इसका यूनिट याद नहीं था लेकिन हम अभी बनाए, हमको फार्मूला याद था तो हम उसको बनाए। तो ज़रूरी नहीं है आपको कि हर फार्मूला आपको याद हो, हर का यूनिट यानी आपका यूनिट याद हो। यूनिट आप निकाल सकते हैं, यूनिट आप किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम कैसे निकालें इसका, तो फार्मूला याद था तो हम निकाल लिए, उसी तरह से आपको भी फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए इस क्वेश्चन में आपका बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं, गलत मार्क आ जाते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर मार कर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg है, कह रहा है उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा। अब लोग देखता नहीं है, इतना याद रहता है 1/6 होता है, तो क्या करेंगे कि 60/6 कर देंगे, यानी होगा 10 kg होगा, कितना होगा तो 10 kg होगा। अरे भाई साहब एक बताओ, जो व्यक्ति पृथ्वी पर 60 kg है, क्या उसको हम कहीं उठा कर लेकर चल जाएंगे, क्या चंद्रमा पर लेकर चल जाएंगे तो वो 10 ही kg हो जाएगा क्या, इसका वजन कहाँ भाग गया, जो मांस रहा है वो घट जाएगा क्या, जो शरीर में हड्डी है वो घट जाएगा, वही रहेगा भाई। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होता है। ध्यान रखिए कि कहीं भी ले जाइए वो व्यक्ति को, यदि 60 kg है तो उसको कहीं भी ले जाइए तो वो 60 ही kg रहेगा, 60 kg ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाएगा। भाई साहब याद रखिए 1/6 आपका द्रव्यमान नहीं होता है, वो आपका भार होते हैं, वेट होते हैं, वेट होते हैं। यह होता है आपका mg, वो m नहीं होता है, mg होता है, वो आपका क्या है, वेट है। एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए आपका यदि इसका द्रव्यमान m है, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं mg, ठीक है। इसी को हम कहते हैं भार या वेट, क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं भार या वेट। द्रव्यमान आपका एक अदिश राशि है, जबकि आपका वेट क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्या है, बल है, फोर्स है। इसका यूनिट आपका न्यूटन होता है, ठीक है, इसका kg होता है। अंतर तो है। तो देखिए आपका अंतर क्यों होता है, क्योंकि आपका यहाँ क्या है, mg है, g है, g के कारण चेंज होता है। यदि किसी का इसका वेट यहाँ mg है तो चंद्रमा पर जाकर इसका वेट क्या होगा, mg/6 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपका g नहीं g/6 हो जाता है। इसीलिए आपका यानी वेट चेंज होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। याद रखिए आपका वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। यदि वो 60 kg है तो उसको चंद्रमा क्या मंगल ग्रह पर लेकर चले जाइए, वो 60 ही kg रहेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में गलती मत करना, ठीक है। कितना ध्यान रखो ना भाई, आपका यदि kg में दिया है, ठीक है, kg में दिया है तो वो kg में दिया तो उतना ही आंसर होगा, इतना याद रखो। यदि आपको इतना नहीं समझ पाते हो तो इतना याद रखो, kg में दिया तो kg में जो दिया वही आंसर होगा। तो 60 kg तो 60 kg होगा, ठीक, बस खत्म कहानी। तो इसे आप याद रखिए, यानी आप द्रव्यमान और आप भार में अंतर पर ध्यान रखिए, दोनों में अंतर है। एक आपका अदिश राशि है, दूसरा आपका सदिश राशि है। तो दोनों में अंतर है, अब बहुत सारे अंतर है। तो क्या चेंज होगा, तो भार चेंज होंगे, ठीक है। क्या चेंज होंगे, तो भार चेंज होंगे, आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 33 है।
क्वेश्चन देखिए 33 क्या है, कह रहा है किसी पिंड का भार, आप देखिए यहाँ क्या दिया है, भार दिया है, पृथ्वी पर 36 किलोग्राम भार है। अब देखिए यही आपका गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। अब कहे कैसे भाई, हम बताएं आपको क्या है, भार क्या है, वेट क्या है, आपका एक फोर्स है, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए, ना कि केजी होना चाहिए। भार का यूनिट आपका केजी नहीं होता है, भार लगा देने से वो केजी नहीं होगा, न्यूटन नहीं हो गया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ही ये गलत है 33 का, क्योंकि यदि आप भार दिया है, अगर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 केजी नहीं होगा, 36 न्यूटन होगा। इसको आप सही कर लीजिएगा, क्या होगा, 36 न्यूटन होगा, क्योंकि आपका भार एक क्या है, आपका एक ये यानी बल है, यानी फोर्स है, फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन होता है, तो इसका भी क्या होना चाहिए, न्यूटन ही होगा, ठीक है। तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, आपका यहाँ क्या लिए 36 केजी नहीं 36 न्यूटन लेकर चलिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, 36 न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। तो न्यूटन 36 न्यूटन भार है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। अब देखिए, अब किस में दिया होगा, न्यूटन में दिया रहेगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसका भार क्या होता है, तो आपका क्या होता है 1/6 हो जाते हैं चंद्रमा पर, तो 36/6 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 6 न्यूटन आएंगे। आपका 6 किलोग्राम नहीं आएगा, ये आपका गलत है, क्या आएगा, 6 न्यूटन आएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आप बुक वाला का ही नहीं पता है, जो बुक छापते हैं उसको ही ये नहीं पता है कि भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। लिखा है भार, लेकिन लिखा है क्या, किलोग्राम में लिखा है, तो भाई यहीं आपका गलत है, किलोग्राम में नहीं लिख सकते, हम न्यूटन में लिखेंगे, इतना ध्यान रखिए, न्यूटन में लिखेंगे, क्योंकि आपका भार एक क्या है, तो फोर्स है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपका क्या होगा, तो 36 न्यूटन, इसका क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, आपका 6 न्यूटन होगा चंद्रमा पर, इसका क्या होगा, भार होगा। तो भार आपका चेंज होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। यहाँ आप चेंज कर लीजिए, यहाँ आप न्यूटन लिखिएगा, ठीक है, दोनों जगह आप न्यूटन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन क्या है, किसी पत्थर को एक भवन की छत से छोड़ा जाता है, तो 2 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होंगे। याद रखिए आप, देखिए किसी वस्तु को हम यहाँ से गिराते हैं तो इसका इनिशियल स्पीड 0 होता है, यहाँ पर आपका समय क्या होगा, ठीक है, कितने समय में वो पहुँचेंगे, तो सीधे आप फॉर्मूला याद रखिए, यानी पहुँचने का समय यानी 2h/g, क्या होता है, 2h/g, ठीक है, इसका यूज कीजिए। अब समय 2 सेकंड दिया है, हमको h पता नहीं है, तो 2h लिखेंगे, g का मान आपको 9.8 लेना है, ठीक, कितना लेना है, 9.8 लेना है, ठीक। आप क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, तो आपका यह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, यह जगह आपका 2h/, आपका 9.8 आ जाएंगे, 2 से 2 दूनी 4, आपका h का वैल्यू यहाँ से आएगा 9.8 गुने 2 आ जाएंगे। आप गुना कर दीजिए, 9.8 को 2 से गुना कीजिए, आपका आ जाएगा 19.6 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे, 19.6 मीटर। तो याद रखना कि किसी भी h हाइट से हम गिराते हैं किसी वस्तु को, तो नीचे कितने समय में पहुँचता है, तो √2h/g समय में पहुँचते हैं, √2h/g समय में पहुँचते हैं, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। देखिए अभी आपको बताए थे कि कोई द्रव्यमान आपका m है, इसका भार क्या होता है, m × g होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, m × g होते हैं, ठीक। तो g का मान कितना लेना है, तो आपको लेना है 9.8 लेना है, ठीक है। यदि नहीं दिया हो तो 9.8 लेना है, यदि दिया रहेगा तो वही लेना है। आपको 10 दिया रहा था कहीं, नहीं तो 9.8 लेना है, ठीक। तो क्या होगा, m × g होंगे, m का मान कितना है, 10 है, g का मान कितना होगा, 9.8 होंगे, ठीक है। उस पॉइंट को उड़ाइए, 0 आएगा, 10 कर देगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 98 न्यूटन आएगा। न्यूटन क्यों आएगा, क्योंकि आपका भार है, भार क्या आपका एक बल है, अब बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से यानी इतना यानी 12,800 किलोमीटर की दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होगा। अब देखिए एक चीज़ आप पता रखिए कि g का वैल्यू क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका Gme/r², ठीक। अब देखिए अर्थ का रेडियस है, तो अर्थ का रेडियस होता है आपका कितना, तो याद रखिएगा आपका होता है 6400 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, जबकि आपका कितना है, इसका दोगुना है, यानी आपका रेडियस का क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया है, यानी इसका पृथ्वी से उतना ऊपर हाइट पर है। तो जी का मान क्या होगा आपका, Gme/2r हो जाएगा ना, क्योंकि दोगुना हो गया रेडियस 2r, यानी आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, Gme/4r², यानी इतना ध्यान रखिए, g/4 हो जाएंगे, क्या होगा, g/4 हो जाएंगे। अब देखिए कहीं भी ऑप्शन है पृथ्वी के तुरंत
पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का नहीं, इसके बराबर नहीं होगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का, अब देखिए ऑप्शन ही नहीं है आपका। देखिए अब देखिए दोनों ऑप्शन क्या है आपका सेम है, यहीं पे आपका मिस्टेक है, यहीं पर इसको लिखना चाहिए आपका। दोनों ऑप्शन क्या है सेम है, यहीं आपका मिस्टेक है। इतना ध्यान रखिए कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा, तो इसका 1/4 हो जाएंगे। क्या होगा, 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, किसी ऑप्शन में आपका नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर किसी ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए अब क्या करा, किसी ऊंचाई से क्या करते हैं, पत्थर को गिराते हैं। ठीक, गिराते हैं। ऑप्शन 1 है कि पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट अब देखिए ऑप्शन पढ़ा 1 मार देगा, क्यों, उसको पता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो किसी वस्तु को अपने और आकर्षित करते हैं, ये पता है। तो इसी तरह से क्या होगा, ऑप्शन 1 मार देंगे। लेकिन ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। आपका क्या है कि पृथ्वी तथा पत्थर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आपका सही है। 3rd नंबर आपका सही है। आप कहेगा सर तो ये आपका जो ये आपका पत्थर है, पत्थर ही क्यों गिरता है, बल दोनों पर लग रहा है तो पत्थर ही क्यों गिरता है, पृथ्वी आखिर ऊपर क्यों ना आ जाते हैं। तो भाई इतना बल ज़्यादा नहीं है कि वो पृथ्वी को ऊपर की ओर ला दे, लेकिन इसमें इतना बल है, बल तो सेम लग रहा है, लेकिन इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। यानी पत्थर और पृथ्वी दोनों एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। कौन सा बल, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन क्या है कि दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को दुगुनी कर दिया जाए और उसके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। देखिए फार्मूला याद रखिए, F बराबर अभी कितना बार बता चुके हैं, Gm1 इंटू क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, Gm1 इंटू m2 बटे r²। अब देखिए अब करा दूरी क्या करते हैं हम, दोगुना कर देते हैं। ये आपको पता है दोगुना होगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, यानी नीचे में 4 आ गया, क्या होगा आपका 1/4 हो जाएंगे। क्या होगा आपका 1/4 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन आपका 39 है कि निम्नलिखित में से गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर समान होता है, ये आपका गलत है। नहीं, देखिए समान कब होता है, तो आप जो हाइट यानी जो आपका पृथ्वी का जो त्रिज्या है उससे यदि आपका कम हाइट हो, उससे यदि कम हाइट पर हो तब आपका समान लेते हैं। लेकिन यहाँ हाइट का बात नहीं कर रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप लोग पता होगा कि पृथ्वी पर सभी स्थान में क्या लगते हैं, हम लोग गुरुत्वाकर्षण त्वरण से मानते हैं, जी का मान सब जगह सेम लेते हैं। लेकिन क्यों लेते हैं, क्योंकि आपका जो हाइट है वो हाइट आपका अर्थ के रेडियस से बहुत क्या है, कम है, तभी हम सेम लेते हैं। यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं कहा गया। यदि आपका अर्थ के रेडियस से ऊपर की बात करें तो आपका यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा, तो इस केस में आपका ऑप्शन 1 गलत हो जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यानी सेकेंड ऑप्शन है, आपका सेकेंड ऑप्शन है कि सभी ग्रहों और उपग्रहों पर समान होता है। सभी ग्रह और उपग्रह पर समान होता है, ये भी आपका गलत है। थर्ड है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान कितना होगा। g का मान कितना होगा, ऑप्शन 1 है कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर असमान होता है। 2 है कि सभी ग्रहों और उपग्रह पर समान होता है। सभी पर आपका g का मान सेम होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नहीं है आपका, अगला चैप्टर यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 8 यहाँ समाप्त होता है, आपका चैप्टर नंबर 9 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, बल तथा गति के नियम। नाम क्या है, बल तथा गति के नियम। बहुत ही शानदार चैप्टर है, यहाँ से आप क्वेश्चन को बनाइए, आप आराम से सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको देखिए आज हम थोड़ा स्लो बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको समझाना है, फिजिक्स को रटना नहीं है, फिजिक्स को नहीं रटना है, फिजिक्स आपको समझने वाले विषय है। फिजिक्स को आप समझिए, एक बार यदि आप समझ जाते हैं ना तो कभी भी आप फिजिक्स को नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि बल का एसआई मात्रक क्या होते हैं। तो अभी से हम बता रहे थे कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होते हैं। अब देखिए न्यूटन कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, अब बताइए न्यूटन ऑप्शन में नहीं है तो अब क्या करेगा कि क्वेश्चन ही गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है, भाई सब नहीं पढ़ते हैं कि बल का एसआई यूनिट आपका न्यूटन होते हैं और न्यूटन तो ऑप्शन में है नहीं। अरे भाई गलत नहीं है। आप देखिए बल यानी F बराबर क्या होता है आपका ma फार्मूला क्या होता है आपका F बराबर m इंटू ए होते हैं, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है आपका
केजी होते हैं यूनिट, और जबकि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में। क्या नहीं है, भाई न्यूटन नहीं तो क्या होगा, अब फार्मूला का यूज कीजिए, क्या है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन है कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो आपका एफ होता है यानी फोर्स होते हैं, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं dp/dt। क्या होते हैं, dp/dt। यही तो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है। क्लास 11th का हम बात कर रहे हैं, क्लास 9th का बात नहीं कर रहे हैं। क्लास 9th में आपको ये अच्छे से नहीं दिया है, ये हम क्लास 11th बात कर रहे हैं। जो आपका कहा था कि फोर्स होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp/dt। ये क्या आपका, ये आपका है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। छोड़िए आप रेट ऑफ चेंज छोड़िए, अपना इतना जान लिए कि संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो आपका यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ यही है। तो किससे संबंधित है, तो आपका संवेग से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन है कि संवेग का SI मात्रक क्या होते हैं। देखिए रटना नहीं है, ये हम नहीं कर रहे कि रट लो उसको, ये रहता हम तो सीधे आपका क्या करते हैं, ऑप्शन मारते ये होगा आगे बढ़ते नहीं। संवेग जानेंगे, संवेग होता क्या है। देखिए संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। तो P बराबर होता है आपका m/v, यानी P मतलब संवेग, संवेग का सिंबल है। संवेग बराबर होता है आपका m मतलब द्रव्यमान गुने वेग होते हैं। क्या होते हैं, द्रव्यमान गुने वेग होते हैं। आपको पता ही होगा द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, kg होते हैं, और वेग क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड होते हैं। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, kg मीटर पर सेकेंड किस में है, आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। किस में है, kg मीटर पर सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो किसी को आपको रटना नहीं है, यूनिट को तो रटना ही नहीं है, किसी के यूनिट नहीं रटना है। क्या करें, हम निकालेंगे, और इसके लिए आपको फार्मूला याद रहना पड़ेगा। याद रखिएगा तभी आपको बनेंगे। ठीक है, याद रखिए संवेग बराबर क्या होगा आपका, यानी P बराबर होता है द्रव्यमान, यानी संवेग और द्रव्यमान गुने वेग होते हैं। ऐसे याद रखिए, P बराबर m/v, P बराबर m/v। ठीक है, इससे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है कि गति के कुल कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आप पढ़े होंगे न्यूटन्स के 3 नियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रतिक्रिया गति किस नियम पर आधारित है। यानी जो बंदूक चलाते हैं, तो आप देखिए बंदूक जब गोली छोड़ती है तो बंदूक कुछ पीछे की ओर आती है, वो किस कारण से आते हैं, तो आपका न्यूटन के 3rd लॉ के अनुसार आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। किस पर काम करते हैं, न्यूटन के 3rd लॉ के अनुसार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन आपका 6 क्या है, क्वेश्चन आपका है कि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका संरक्षित रहता है। अब देखिए फोर्स क्या लग रहा है आपका, 0 है, फोर्स 0 है। तो आप पढ़ते हैं फोर्स क्या होता है आपका, तो dp/dt होते हैं। ये आपका 0 है, इसका मतलब मोमेंटम क्या है, तो कांस्टेंट है। क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं हो रहा, इसी को हम बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं संवेग संरक्षण कहते हैं सिद्धांत। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। क्या होगा आपका, तो जब फोर्स आपका 0 लगेंगे तो आपका संवेग क्या रहेंगे, तो संरक्षित रहेंगे यानी समान रहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर आगे आपका क्या है, संवेग बराबर, अभी बताया था आपका संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है आपका, तो m/v होते हैं, यानी आपका द्रव्यमान गुने वेग होते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, तो द्रव्यमान आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या आएगा, द्रव्यमान आएंगे, यानी द्रव्यमान गुने वेग को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है किसी विलग निकाय में संरक्षित रहता है, ये आपका क्या रहता है, तो आपका संवेग रहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन देखिए 9 क्या है, करा किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और वेग v है, उसका संवेग क्या होगा। हम इतना बार बता चुके, क्या होता है, m/v होते हैं। क्या होते हैं, m/v होते हैं। अब देखिए तो याद रखिएगा संवेग यानी मोमेंटम बराबर क्या होता है, m/v होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग होते हैं। अब देखिए आप इसका आंसर 3 हो जाएंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। क्या होता है, 1/2mv²। तो काइनेटिक एनर्जी की हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 12mv²। क्या होता है, 12mv²। इसे भी याद रखिए। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन आपका है कह रहा है घर्षण बल हमेशा गति के लगती है, तो गति का आपका उल्टी दिशा में लगते हैं यानी विपरीत दिशा में लगते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर है, देखिए 1 न्यूटन बराबर है, अब कैसे बनाएंगे हम, तो पता नहीं आपका कि F बराबर क्या होता है आपका m इंटू ए होते हैं। देखिए अब फोर्स कितना आपका 1 न्यूटन है, अब देखिए ये होता है m इंटू ए यानी 1 kg, एक होता है क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको बोल सकते हैं क्या कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ये दोनों क्या है बराबर है, अब न्यूटन बोलिए या आप kg पर मीटर स्क्वायर बोलिए, दोनों क्या है सेम है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा एक वस्तु में बल लगने से उसकी क्या होगा, तो गति परिवर्तित हो जाएंगे। तो कोई भी बता सकता है कि भाई बल लगेंगे तो क्या होगा, गति परिवर्तित होंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यानी फोर्स लगेंगे तो आपका इसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा ही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन क्या है, जड़त्व का गुण किससे संबंधित है, यह है आपका मात्रा से। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है, तो क्या आकृति हम बदल सकते हैं, बल लगाकर हम किसी का आकृति बदल सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन आपका है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होते हैं, तो ये होता है आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आपका यानी गति के से बल की परिभाषा प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन आपका 16 है, कह रहा किसी वस्तु के वेग को दुगुना करने से उसका संवेग क्या होगा। अब देखिए आपको बार बार हम बताएं कि P बराबर क्या होता है आपका m इंटू बी होते हैं। अब देखिए वेग का दुगुना हो गया तो ये क्या होगा 2m इंटू बी होंगे, यानी आपका क्या हो गया, तो संवेग भी दुगुना हो जाएगा। भाई वेग दुगुना करेंगे तो संवेग भी दुगुना होगा, वेग को हम तिगुना करेंगे संवेग भी तिगुना होगा, तो क्या होगा, तो दुगुना हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन आपका है कह रहा बल बटे त्वरण से हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए F बराबर क्या होता है आपका m इंटू ए होते हैं। ठीक है, आपका बल तो फोर्स क्या है, ये बल है, F फोर्स क्या है बल है, बटे त्वरण यानी ए को इधर लाइए तो F बटे ए हो गया, इधर क्या बच गया आपका m बच गया, यानी हम फोर्स बटे त्वरण करेंगे तो क्या आएगा, हमें द्रव्यमान प्राप्त होगा। देखिए ना फार्मूला से तो सब खेल है, आपका क्या आएगा द्रव्यमान आ जाएंगे, हमें क्या प्राप्त होगा द्रव्यमान होंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। आपको हम शुरू में ही बताए थे संवेग में परिवर्तन के दर को हम बल कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यानी F बराबर होता है आपका क्या dp/dt होते हैं। F बराबर होता है dp/dt, p क्या है, तो मोमेंटम है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, यानी बल को कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका है कि जब ऐसे गुण एक ऐसा गुण जिससे कोई वस्तु अपने अवस्था में बने रहता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जड़त्व कहते हैं। यही तो है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ वही तो है, क्या है, तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन आपका है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल लगते हैं तो आपका अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपका क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगते हैं यानी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया, तो आपका जो बल लगते हैं वो आपका दो अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, कभी भी आपका ये एक ही वस्तु पर नहीं लगते हैं, इसे आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ये भी चैप्टर आपका यहाँ समाप्त हो गया। अब क्या आपका चैप्टर नंबर आपका 10 है, यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण नाम है, यानी ग्रेविटेशनल, क्या नाम है चैप्टर का, ग्रेविटेशनल नाम है। चलिए हम इसे भी बना लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है किसी वस्तु का पृथ्वी के तरफ गिरना किस बल के कारण होते हैं। आपको पता ही होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में क्या सेकेंड है। क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया, तो ये दिया आपका न्यूटन ने। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्या है 3 है। क्वेश्चन आपका 3 है, आपका रहा गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का वैल्यू क्या होंगे। यह पहले भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन है आपका कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक होते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, चलिए हम फिर भी बना देते हैं। देखिए क्या होता है आपका F बराबर होते हैं आपका G m1 इंटू m2/r²। ठीक, अब देखिए इसको हम निकालना है। अब क्या करना है, इसको इधर लेकर आइए और इसको भी इधर लेकर आइए। यहाँ से आपका क्या आएगा, तो G बराबर आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान दीजिए
एफ इंटू आर स्क्वायर इंटू आपका आएगा m1 इंटू M2 सॉरी बट्टे आएगा m1 इंटू M2। अब देखिए एफ का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिख लीजिए। आर का क्या होता है, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर बट्टे द्रव्यमान क्या होता है केजी, तो केजी स्क्वायर। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी पर -2 हो जाएंगे। नीचे में +2 था ना, तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्या है, 5 है। क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, यह तो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान कितना गुना होता है, तो 1/6 होते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर जी के मान का चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, तो 1/6 भाग होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपका है अगर किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 kg है। अब देखिए फिर यहाँ गलती है भाई, 5 kg नहीं होगा भाई, द्रव्यमान यानी भार कैसे होगा केजी में। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि भार यानी वेट होता है, वेट आपका इसका यूनिट केजी हो ही नहीं सकता है, क्या होगा, न्यूटन होगा। आप बोले ना 5 न्यूटन, अब जब वेट बोले रहे हैं, भार बोल रहे हैं, तो आप केजी यहाँ क्यों लिख रहे हैं, यहाँ क्या लिखिए, न्यूटन लिखिए। लेकिन आपका क्वेश्चन में ही गलती है भाई, भार आपका केजी में नहीं होता है, बार बार बोल रहे हैं, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ न्यूटन लिखना चाहिए, यानी यहाँ पर मिस्टेक है, आप लोग इसे सही कर लीजिए, ठीक है, आप लोग इसे सही कर लीजिए। क्या लिखेंगे, 5 न्यूटन है, यानी एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अब देखिए क्या होता है, तो चंद्रमा देखिए पृथ्वी का जी है, तो चंद्रमा क्या होता है, g/6 होगा। लेकिन आपका अब चंद्रमा से हम पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ ना होता है 1/6, यहाँ होगा 6 गुना हो जाएंगे। देखिए ना, चंद्रमा से हम पृथ्वी आएंगे तो जी का मान क्या होगा, वहाँ 1/6 होता है, तो यह 6 गुना हो जाएगा। इधर से 1/6 होता है, अब चंद्रमा से हम पृथ्वी आ रहे हैं, क्या होगा, 6 गुना होगा। तो यानी 6 गुना 5 कीजिए, 6 पंचे 30 न्यूटन होगा। क्या होगा, 30 न्यूटन होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी केजी नहीं होगा, केजी तो होगा ही नहीं, केजी इसका होगा नहीं, यानी 30 न्यूटन होगा। यदि केजी में होगा तो 5 केजी है तो 5 ही केजी रहेगा, अंतर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान रहेगा, भार नहीं, द्रव्यमान रहेगा तो आपका चेंज नहीं होगा। हाँ, भार है तो चेंज होगा, तो हम इसको भार लेकर चलते हैं, यानी इसको न्यूटन लेकर चलते हैं, 5 न्यूटन लेकर चलते हैं, तो आपका क्या होगा आंसर, 6 पंचे 30, यानी 30 न्यूटन होगा, केजी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि दाब का SI मात्रक क्या होंगे। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो दाब यानी प्रेशर क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स बटे एरिया होते हैं। क्या होते हैं, फोर्स बटे एरिया होते हैं। नहीं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल होता है फार्मूला। अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होते हैं। क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। भाई इतना आराम से कौन बताएगा आपको, इतना बेसिक से कौन बताएगा। हम जाते हैं, हम भी क्या करते हैं, ऑप्शन बी होगा, निकल जाता है, क्या याद कर लो, क्यों याद करेंगे। अब भाई कहाँ से आता है ये भी हम आपको बताएंगे ना, आखिर कितना रटेंगे, कितना का यूनिट हम रटेंगे। तो आपका याद रखिए, प्रेशर बराबर होता है फॉर्मूला, यानी F बटे ए, यानी फोर्स बटे एरिया होता है। अब देखिए, अब फोर्स को हमको पता होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का पता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर होते हैं। तो क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 आ गया। तो हम क्यों रटे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका है कि बल, आप देखिए बल बराबर कर रहा है गुने क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल का टर्म है, इसका मतलब कि अभी बताइए क्या आपका, अभी हम बताइए फॉर्मूला कि प्रेशर बराबर दाब बराबर होता है फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया। आप देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, F बराबर निकालिए, तो F बराबर आएगा P इंटू ए आ जाएंगे। क्या आएगा, P इंटू ए। P क्या है, क्या है आपका, तो P है आपका दाब, तो दाब गुने क्षेत्रफल क्या आएगा, प्रेशर, फोर्स आएगा, क्या आएगा, फोर्स आएंगे। यानी यहाँ से हमें पता चल गया बल बराबर P इंटू ए, यानी आपका दाब गुने क्षेत्रफल, दाब गुने क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। यानी आपका क्या आएगा, यहाँ क्या भराएगा, यहाँ भराएगा आपका क्या, दाब बढ़ाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है। तो पास्कल होते हैं, टॉर भी होते हैं, mm ऑफ HG भी होते हैं, लेकिन न्यूटन कहाँ होते हैं भाई, न्यूटन तो फोर्स का यूनिट होते हैं ना, तो आपका 4 तो नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है। ये आपका उत्प्लावता पर, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन है कि पानी का अपेक्षित घनत्व होता है, पानी का अपेक्षित घनत्व होता है, इसे आप याद रखिएगा, ये होता है आपका यानी 10 की पावर 3
केजी पर मीटर क्यूब, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन आपका है कि हाइड्रोमीटर जो द्रव के घनत्व हाइड्रोमीटर जो द्रव के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? वह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 14 है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन है कि किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है? कि किसे? तो हम पास्कल के नियम से पता चलता है, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन आपका है पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होंगे? तो आपको पता है जी का मान क्या होता है, तो GME/R² होते हैं। देखिए अब जैसे जैसे दूरी आप बढ़ाइएगा ये नीचे वाला आपका बढ़ेगा, जब नीचे बढ़ेगा तो पूरा क्या होगा? घटेगा, यानी आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा, यानी ग्रेविटेशनल एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होंगे कि आपका घटेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या होंगे? घटेंगे। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो आपका गुरुत्वीय त्वरण घटेंगे, और जैसे जैसे आपका हाइट यानी पृथ्वी के नीचे भी जाइए ना, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे आपका गुरुत्वीय त्वरण भी घटेंगे। नीचे जाने से भी घटता है, ऊपर जाने से भी घटती हैं, आपका ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को ऊपर जाने में t समय लगता है तो ऊपर से नीचे आने में समय लगेगा t ही लगेगा। जितना समय वो ऊपर जाएंगे और उतना ही हाइट से आपको नीचे आने में उतना ही समय लगेगा। जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आपको आने में भी लगते हैं, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का भार पानी के अंदर क्या होंगे? तो पानी के अंदर भार आपका घट जाते हैं। क्या होता है आपका? पानी के अंदर आपका भार घट जाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि दो कणों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी से किस प्रकार संबंधित है? ये आपका फार्मूला तो कितना बड़ा आ चुका है कि F बराबर GM1 × M2/R²। R की जगह ये दूरी दिया आपका D, तो हम D का स्क्वायर लिख देंगे। अब देख सकते हैं यानी कैसा रिलेशन है, यानी आपका आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D²। यानी आप देख लीजिए किस में है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका है कि द्रव के अंदर जाने पर दाब क्या होते हैं? द्रव के अंदर जाने पर दाब क्या होंगे? तो दाब बढ़ेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। द्रव के अंदर जाने पर आपका दाब क्या होंगे? तो बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी के मान क्या होंगे? तो नीचे जाने पर आपका जी का मान घटता है, ऊपर जाने पर भी जी का मान घटते हैं, और पृथ्वी से अंदर यानी नीचे जाने पर भी जी का मान क्या होते हैं? तो घटते हैं। इसे आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से आपका ये भी चैप्टर समाप्त होते हैं, ये चैप्टर भी आपका यहाँ से समाप्त हो गया। तो आपको यानी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइएगा आप कमेंट करके आपको यह वीडियो कैसे लगा। ठीक, ये सारे क्वेश्चन हमारे बताने का तरीका आपको कैसे लगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई कमी लगा होगा तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।